नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर अनुराग कुमारा दिसानायके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे अहम समझौते। आज से राज्यसभा में होगी संविधान पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत अन्य सदस्य और विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आज नक्सली हमले में मारे गए जवानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। फ्रांस में चक्रवात चिडो ने मचाई तबाही। मायोट में चक्रवात से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। और खेल की खबरों में ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 6 विकेट। भारत की खराब शुरुआत, खोए 2 विकेट। खबरें विस्तार से। अब भारत और श्रीलंका के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी और कुछ अहम समझौते होंगे। लेकिन उससे पहले उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट भी जाएंगे। देर शाम श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति दिसानायके भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान वह बोधगया भी जाएंगे। इससे पहले कल देर रात पहुंचने पर राज्य मंत्री एल मुरुगन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की गर्मजोशी से स्वागत किया था। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से अधिक विश्वास और गहन सहयोग बढ़ेगा। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद दिसानायके की भारत की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। आज से राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत होगी। उच्च सदन में ये चर्चा आज और कल चलेगी। इस चर्चा में सदन के नेता जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सत्ता पक्ष से कई सदस्य शामिल होंगे, जबकि विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी दलों के सदस्य भी अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। इसके साथ ही बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो आज गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 पर चर्चा होगी। बिल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। दरअसल वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों के कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से इस स्थिति में बदलाव आया है। विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी होगा। इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।
गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली अभियानों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा बैठक की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर गृह मंत्री समय समय पर वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा बैठक की समीक्षा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रविवार को कहा था कि 2019 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर में लगभग 9,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई युवाओं ने भी अपने हथियार डाले हैं। वहीं जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने पूर्व विद्रोहियों को समाज में फिर से शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जोर दिया था। और अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में आज से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद यह विधानसभा का पहला सत्र होगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सत्तारूढ़ महायुति किस प्रकार काम करेगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शीतकालीन सत्र से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। महाविकास अघाड़ी ने सत्र से पहले चाय पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिन में मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन किया जाएगा और आगामी विधानसभा सत्र में 20 बिल लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सवाल विपक्ष उठाएंगे हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ईवीएम के बारे में एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है और हमारी सरकार संविधान का सम्मान करते हुए काम करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी नेता का चयन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, उनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे और ऑडिट में अगर यह पाया गया कि मंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उस मंत्री पर पुनर्विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन के मौके पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण और सुशासन हमारे काम के मूल में है, जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उन प्रावधानों को सरल बनाने की अपील की जो अक्सर नागरिकों के उत्पीड़न का कारण बनते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण की अवधारणाओं का पता लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहल करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति को सुशासन का मुख्य कारक बताते हुए इसमें पर्यावरणीय प्रभावों और आपदा संभावित क्षेत्रों को शामिल करते हुए नियमित रूप में अपडेट करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम ने पुरानी पांडुलिपियों के महत्व और उन्हें डिजिटल बनाने के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया। आज रक्षा संपदा दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित चाणक्य सभागार में व्याख्यान और का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। 16 दिसंबर 1926 के दिन कंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट के संविधान का गठन हुआ था। इस उपलक्ष्य में रक्षा संपदा दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद के सर्वे से जुड़ी याचिका मामले में आज विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस मस्जिद को एक हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि ये मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर अटाला देवी के मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य उनके पास मौजूद हैं। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद और आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की कथित हत्या से जुड़ा है। सज्जन कुमार का आरोप है कि वो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था।
उसके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया, घर में लूटपाट की, घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल किया और 2 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ये कहते हुए फैसला टाल दिया था कि अभी फैसला तैयार नहीं है। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्र कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ को कचरा और पॉलीथिन मुक्त बनाना है। यूपी के नोडल अधिकारी द्वारा 5 लोगों की टीम बनाई गई है। यह टीम मंडल के लोगों को जागरूक कर रही है। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में राहुल गांधी पर अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप लगाया था। यह मामला बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने पर सुनवाई टाल दी गई थी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में कल रात हुई कई भाजपा नेताओं की बैठक में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। भाजपा ने इस मुलाकात अभियान को रात्रि प्रवास संवाद अभियान का नाम दिया है। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने आरामबाग पहाड़गंज के एक मंदिर में लोगों के साथ भजन कीर्तन किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने दिल्ली की सीएम आतिशी को रोहिंग्या के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को लेकर यहां अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। बोगस उनके राशन कार्ड बनाना, बोगस वोटर आई कार्ड बनाना, ये सब इन्होंने आम पार्टी ने किया, अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इन्होंने दिल्ली में शांति फैलाने का काम किया है। हम बताएं, हमने बांग्लादेशी को प्रवेश करने दिया? हम तो उनको निकालने का हमारा संकल्प है। हमको दिल्ली सुरक्षित चाहिए और दिल्ली सुरक्षित जब ही हो सकती है बांग्लादेशी वापसी जाएंगे। इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया है। इन्होंने मौलवी और सभी को पैसे दे देकर उनको एक अलग से ध्रुवीकरण करने का काम किया है। इसलिए आज दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का समय अब जा चुका है। वहीं भाजपा नेता आदेश गुप्ता ने रात्रि प्रवास संवाद अभियान के तहत फ्लाइंग क्लब DID में लोगों से बातचीत की। भाजपा के नेता आदेश गुप्ता ने भी रोहिंग्या मुद्दे पर दिल्ली की सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद 2.5 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था। केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निर्देश थे केजरीवाल की तरफ से कि वहां आप जितने भी रोहिंग्यास बांग्लादेशी इनको बसाइए, क्योंकि ये हमारे वोट बैंक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा अपने वोट बैंक के रूप में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया गया, वोट बनवाया गया अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब वो बोल रही हैं, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है, जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा राज्य मंत्री दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि साल 1971 में भारत ने 13 दिनों तक चली लड़ाई के बाद 16 दिसंबर को ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान सुबह 6 बजे के करीब 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी हो सकता है। वहीं सर्दी से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे का आश्रय ले रहे हैं।
ठंड बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में फिर AQI 400 पार पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इसके मद्देनजर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की नीति के अमल को लेकर गाइडलाइन भी तय हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन पर ये साझा कर सकते हैं। इसी कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। फ्रांस के मायोट क्षेत्र में चक्रवात चिडो से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1000 हो सकती है। सरकार के शीर्ष मायोट प्रीफेक्ट फ्रांकोइस जेवियर व्यूवेला ने एक टीवी चैनल से कहा है कि उन्हें लगता है कि इस तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इस संख्या के लगभग 1000 तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फ्रांस के अधिकारी ने कहा है कि फ्रेंच इंडियन ओशियन के द्वीपों पर आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण हुई व्यापक तबाही के बाद अभी सटीक संख्या बता पाना बेहद कठिन है। इससे पहले मायोट में कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन कहा गया था कि यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फ्रांसीसी मौसम सेवा के अनुसार चिडो के कारण 220 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से हवाएं चली, जिससे मायोट में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर 2 मुख्य द्वीपों में फैली मायोट की आबादी 3 लाख से अधिक है। कुछ जगह तो पूरा इलाका ही तबाह हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कई पेड़ उखड़ गए हैं और नावें पलट गई हैं या फिर डूब गई हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के 1 सप्ताह बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। नए शासकों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के आश्वासन के बाद ईसाइयों ने रविवार को प्रार्थना की। राजधानी दमिश्क के पास बाब टोमा की सड़कों पर भारी संख्या में चर्च से लौटने वाले लोग दिखाई दिए। रविवार की प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद भी लोगों में डर व्याप्त है। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के सत्ता पर काबिज होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय इस्लामी सरकार की संभावना से घबराए हुए थे। वहीं सीरिया में नए शासकों के स्कूल खोलने के आदेश के बाद रविवार को छात्र कक्षाओं में लौटे। कल रविवार को देश भर के अधिकांश स्कूल खुले हैं और सप्ताह का पहला कार्य दिवस था। हालांकि कुछ अभिभावकों ने अनिश्चितता के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। वहीं दमिश्क में स्कूल पहुंचे कई छात्र काफी खुश थे और कई ने तो नए अधिकारियों द्वारा अपनाए गए झंडों को लटकाए जाने पर तालियां बजाई। सीरिया की असाद सरकार के पतन के बाद पुनर्निर्माण के काम में लगा हुआ है। ऐसे में कई देश सीरिया के प्रति अपना रुख तय करने में लगे हुए हैं। वहीं नए शासन में स्कूलों और चर्च के खुलने पर जिंदगी सामान्य होती दिखाई दे रही है। ब्रिटेन ने सीरिया को 50 मिलियन पाउंड की सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने एक बयान में कहा है कि 30 मिलियन पाउंड की सहायता खाद्य, आश्रय, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के तौर पर दी जा रही है। ये सहायता 10 लाख से ज्यादा लोगों को तत्काल मदद देगी। ये सहायता संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी जाएगी। पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी जरूरी सेवाओं के लिए ये मदद काम आएगी। सीरिया के पड़ोसी देशों में रह रहे सीरियाई लोगों के लिए 10 मिलियन पाउंड की सहायता लेबनान में विश्व खाद्य कार्यक्रम को दी जाएगी। वहीं 10 मिलियन पाउंड की सहायता जॉर्डन को विश्व खाद्य कार्यक्रम और UN के शरणार्थी एजेंसी के जरिए दी जाएगी। सीरिया में 1 दशक से चल रहे गृह युद्ध के बाद लाखों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। सीरिया छोड़कर भागे कई लोग पड़ोसी राज्यों से वापस लौट रहे हैं। इजरायल की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से गोलान हाइट्स में बसने वाले लोगों की आबादी को 2 गुना करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इजरायल $11 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, नए निवास और एक छात्र गांव के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि गोलान हाइट्स को मजबूत करने का मतलब इजराइल को मजबूत करना है और ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस पर पकड़ बनाए रखेंगे और यहाँ आबादी को बढ़ाने का काम करेंगे। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि सीरिया के साथ संघर्ष का उनका कोई इरादा नहीं है। गोलान हाइट्स के इजरायली नियंत्रित हिस्से में लगभग 50,000 लोग रहते हैं, जो यहूदियों और डूज के बीच समान रूप से विभाजित है। इजराइल में 1967 में सीरिया से गोलान पर विजय प्राप्त की और 1981 में इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दुनिया के अधिकांश लोग इस क्षेत्र पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देते हैं। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत ने 3 बार के चैंपियन चीन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद शूटआउट में भारतीय टीम ने चीन को हार का दर्द दिया। इस मुकाबले में पहला गोल चीन की ओर से आया, जो खेल के 30वें मिनट में आया, लेकिन इसके बाद तीसरा क्वार्टर में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए गोल दाग मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्धारित समय में कोई और गोल नहीं हुआ, जिसके चलते नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकाला गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल अभी बारिश के कारण रुका हुआ है। बारिश के कारण लंच का फैसला ले लिया गया है। लंच तक भारत ने अपने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना लिए हैं। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा है, जो मिचेल स्टार्क की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल 1 रन बनाकर स्टार्क की गेंद का शिकार हुए। वहीं विराट कोहली हेजलवुड की गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में कल खेलों के शुभंकर, लोगो, जर्सी और एंथम का अनावरण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा गाडसे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के रूप में राज्य पक्षी मोनाल को चुना गया है। इसे मौली नाम दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई मशाल में राज्य पुष्प, ब्रह्माकल्प और साथ ही सदा नीरा गंगा के चिन्ह पर भी नजर आएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में खेलों के इतने बड़े आयोजन की मेजबानी के लिए उत्तराखंड उत्साहित है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टीबी मुक्त भारत के समर्थन में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। मैच में लोकसभा अध्यक्ष एकादश ने राज्यसभा अध्यक्ष एकादश को 73 रन से हरा दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने 111 रन की शानदार पारी खेली। खेल को सामाजिक उद्देश्य के साथ जोड़ते हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बीच एक शानदार क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के अभियानों के प्रति जागरूकता फैलाना था। मुकाबले में अनुराग सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली लोकसभा अध्यक्ष एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 251 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में राज्यसभा अध्यक्ष एकादश को मजबूत लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक स्कोर बनाया। हालांकि टीम 178 रन ही बना सकी और 73 रनों से मुकाबला हार गई। मुकाबले के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा एकादश के कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर को विजेता की ट्रॉफी सौंपी। In the last few years we have done well. Prime Minister Modi has given a call to make India TB free. And India has achieved a decline of 38% in the TB deaths. And also the new TB cases have come down by 18%. That is because of the efforts of the government. But at the same time, we still have a daunting task to make India TB free. For that, we need to create awareness among the elected representatives. So we have the MPs being part of the team. When they go back to their parliamentary constituencies, their states, they will speak about the making India TB mukt. But I'm sure
the target for 2025, we all are going to play a lot of cricket matches during the coming months across the country to create more awareness among the masses. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बीच खेले गए इस मैच ने सांसदों के बीच क्रिकेट के प्रति जुनून को उजागर किया, बल्कि टीबी जैसे गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल को एक मंच के रूप में उपयोग करने के महत्व पर भी जोर दिया। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।